सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स लाइव सेशन से जुड़े हैं, एक बार आप कमेंट्स करके मुझे यहाँ पे कंफर्म कीजिए, ताकि यहाँ से देखिए मैं श्योर हो जाऊँ कि किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी लाइव क्लास स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट्स करके मुझे बता दें। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के कमेंट्स आ चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए मेरी ऐसी ही अपेक्षा होती है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, और प्रॉब्लम अगर होती है तो मैथमेटिक्स में होती है, और जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसको भी देखिए आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होता है। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे लास्ट क्लास की। तो देखिए पिछली क्लास में हमने सिंप्लेक्स मेथड का एक नया तरीका देखा था, टू फेज मेथड। तो देखिए पिछली क्लास में टू फेज मेथड पे हमने डिस्कस की थी। और देखिए टू फेज मेथड में हम यहाँ पर किस तरह से देखिए दी गई एलपीपी को सोल्व करते हैं। तो देखिए इन सब बातों पे देखिए हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी, और इसमें यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना, ताकि देखिए उस प्रॉब्लम्स पे हम डिस्कस कर सकें। और यहाँ पर देखिए अभी तक ऐसा कोई कमेंट मुझे नहीं मिला है, और अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पर चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और कुछ बच्चों के देखिए यहाँ पर कमेंट्स भी आए हैं, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको देखिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग में हम यहाँ पर देखिए अब ज़्यादा इसमें बचा नहीं है, और इसमें देखिए बहुत कम मैटर बचा है। अभी हम इसके बाद टू फेज के बाद यहाँ पर देखिए हम ड्यूलिटी की बात करेंगे, द्वैतता का सिद्धांत, और उसके बाद यहाँ पर देखिए हम असाइनमेंट प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, और उसी के साथ ये आपकी बुक कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए बहुत जल्दी इस वीक के लास्ट में, नवंबर के फर्स्ट वीक से हम देखिए स्टैटिस्टिक्स हम स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें इतना ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आज का जो हमारा टारगेट है वो है द्वैतता। देखिए हम चलते हैं इसमें, देखिए आपको मैं बता देता हूँ ये कौन सी यूनिट है। हम थोड़ा सा यूनिट पे भी हम डिस्कस करके चलेंगे, क्योंकि देखिए 3 यूनिट आपके स्टैटिस्टिक्स में है। और देखिए कोटा यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो कोटा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये जो ड्यूल प्रॉब्लम है ये देखिए यूनिट नंबर 5 है। और मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ आपको, जो अभी ये नई बुक है नवकार पब्लिकेशन की, उसमें देखिए पेज नंबर 137। तो देखिए यहाँ पर हम द्वैतता की बात करते हैं, ड्यूलिटी होती क्या है। और देखिए यहाँ पर अगर आप सिंप्लेक्स मेथड में अगर एक्सपर्ट हैं तो फिर यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए द्वैतता की हम बात करेंगे, द्वैतता का सिद्धांत होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए ड्यूलिटी जो होती है, जैसे कोई एलपीपी आपको दे रखी है, ठीक है, ये एलपीपी गिवन है, एक एलपीपी आपको दे रखी है और आपको उसकी ड्यूल प्रॉब्लम लिखना है। और यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देता हूँ, एक एलपीपी जो हमें दी जाती है वो होती है देखिए ओरिजिनल, जो भी हमारी मेन एलपीपी है, मेन एलपीपी क्वेश्चन में दी जाएगी, और उस एलपीपी को हम बोलेंगे प्राइमल प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? प्राइमल प्रॉब्लम। इन सब बातों को मैं डिटेल में लिखवाऊंगा, पहले आप समझें। जो भी एलपीपी गिवन है, दी गई है, वो है प्राइमल प्रॉब्लम, ठीक है। और इस दी गई एलपीपी के साथ एक एलपीपी एसोसिएट रहती है, संबंधित रहती है, उसको हम कहते हैं ड्यूल प्रॉब्लम। यानी एक एलपीपी से दूसरी एलपीपी आपस में जुड़ी हुई रहती है, आपस में उनमें एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पर जो भी एलपीपी है वो किसी न किसी दूसरी एलपीपी के साथ रिलेटेड होती है, एसोसिएट होती है। तो इस तरह की जो एलपीपी होती है उस दी गई एलपीपी की क्या कहलाती है? ड्यूल प्रॉब्लम कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, जितनी भी एलपीपी हम देखेंगे उनके साथ कोई एक एलपीपी रिलेटेड होगी, एसोसिएट होगी, तो वो जो एलपीपी होगी वो होगी ड्यूल प्रॉब्लम दी गई एलपीपी की। तो देखिए सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। देखिए यानी एलपीपी के साथ एलपीपी साथ में चलती है, एक एलपीपी के साथ दूसरी एलपीपी वहां पर एग्जिस्ट करती हैं, और जो एलपीपी एग्जिस्ट करेगी दी गई एलपीपी के लिए,
तो वो जो एग्जिस्ट करने वाली जो एलपीपी है, वो जो विद्यमान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूल प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में हम इस तरह से इसे मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। लिखिए आप, प्रत्येक एलपीपी के साथ एक अन्य एलपीपी प्रत्येक एलपीपी एक अन्य एलपीपी के साथ संबद्ध होती है। तो देखिए यहाँ पर हर एक एलपीपी के साथ एक दूसरी एलपीपी एसोसिएट होती है, और वो जो एलपीपी है उसी को हम क्या कहते हैं, ड्यूल प्रॉब्लम, जिसे दी गई एलपीपी की क्या कहते हैं, द्वैती समस्या कहते हैं। द्वैती समस्या, ड्यूल प्रॉब्लम, और इस ड्यूल प्रॉब्लम को हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, डीपी। ठीक है, ड्यूल प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे, डीपी। तो देखिए एक एलपीपी आपको दी गई है और उसके साथ एक दूसरी एलपीपी एसोसिएट होती है, संबद्ध होती है, और उस एलपीपी को हम क्या कहते हैं, ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ गिवन प्रॉब्लम। तो देखिए दी गई समस्या की वो ड्यूल प्रॉब्लम कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए हर एक एलपीपी एक यूनिक एलपीपी से रिलेटेड होती है, ऐसा हम कह सकते हैं, और जो वो दूसरी एलपीपी होती है वो है दी गई एलपीपी की ड्यूल प्रॉब्लम कहलाती है। और जो मेन एलपीपी है, जो ओरिजिनल एलपीपी है, जो हमें गिवन है, दी गई है, वो कहलाती है प्राइमल प्रॉब्लम। यानी जो एलपीपी हमें दी गई है वो प्राइमल प्रॉब्लम है, और उस प्राइमल प्रॉब्लम की हमें ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तथा जो मेन एलपीपी है, यानी दी गई एलपीपी, सीधी सी बात है, तथा मूल समस्या। देखिए यहां पर एलपीपी का मतलब एक तरह की समस्या ही तो है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग एक प्रॉब्लम है, समस्या है। तो जो मूल समस्या का मतलब है ओरिजिनल प्रॉब्लम जो गिवन है, ओरिजिनल प्रॉब्लम का मतलब गिवन एलपीपी ही है। ठीक है, तो मूल समस्या का मतलब है ओरिजिनल प्रॉब्लम, दैट इज गिवन एलपीपी जो हमें दी गई है, वो हो जाएगी मूल समस्या। और उसको हम क्या कहते हैं, मूल समस्या को क्या कहते हैं, आद्य समस्या। आद्य समस्या दैट इज प्राइमल प्रॉब्लम। ये लीजिए, क्या कहेंगे हम, प्राइमल प्रॉब्लम कहेंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। और देखिए बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप इसे लिखें। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दी है, ये जो एलपीपी की जो ड्यूल प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर देखिए हम ड्यूल प्रॉब्लम कैसे फाइंड करें। अगला जो हमारा टारगेट है वो यही रहेगा। और यहाँ पर देखिए अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें, तो यहाँ पर देखिए ये एलपीपी आपको दी गई है, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, जिसको हम बोलते हैं प्राइमल प्रॉब्लम। जो भी एलपीपी हमें दी जाएगी वो प्राइमल प्रॉब्लम है, और उस प्राइमल प्रॉब्लम की हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, उस प्राइमल प्रॉब्लम की हमें ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करना होता है। और यहाँ पर देखिए ये प्राइमल प्रॉब्लम और ड्यूल प्रॉब्लम आपस में एसोसिएट होती है, यानी प्राइमल प्रॉब्लम के लिए ड्यूल प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है और ड्यूल प्रॉब्लम के लिए प्राइमल प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है। दो एलपीपी आपस में एसोसिएट होती है, जो एक दूसरे की क्या कहलाती है, ड्यूल प्रॉब्लम कहलाती है। अगर ये दे रखी है तो ये प्राइमल हो जाएगी, और जब हम उससे रिलेटेड एलपीपी हम फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगी ड्यूल प्रॉब्लम। अब देखिए प्राइमल प्रॉब्लम यानी दी गई एलपीपी, और उस प्राइमल प्रॉब्लम से ड्यूल प्रॉब्लम हम कैसे फाइंड करें, तो ये वाली बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, देखिए
जब भी हम किसी प्राइमल प्रॉब्लम से ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करते हैं तो प्राइमल प्रॉब्लम को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें रखना पड़ता है। सबसे पहले जैसे किसी एलपीपी को सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करना होता है, तो सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद ही हम इनिशियल बेस की हेल्प से फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी काम हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें बदलना पड़ता है। ये सिंपलेक्स मेथड का देखिए फर्स्ट स्टेप होता है। तो यहाँ भी देखिए जब हम प्राइमल प्रॉब्लम से हम ड्यूल प्रॉब्लम को हम फाइंड करेंगे तो प्राइमल प्रॉब्लम को हम एक स्पेशल स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, तो देखिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। तो देखिए तो ड्यूल प्रॉब्लम की सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रत्येक एलपीपी के साथ एक अन्य एलपीपी संबद्ध होती है, दैट इज एसोसिएट होती है, जिसे हम दी गई प्राइमल प्रॉब्लम दी गई एलपीपी की क्या कहते हैं, ड्यूल प्रॉब्लम। ठीक है, और ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, जो मूल समस्या है जो दी गई है, उसे हम क्या कहेंगे, आद्य समस्या यानी प्राइमल प्रॉब्लम। तो सिंपल सी बात है कि एलपीपी आपको दी जाएगी और उसकी हमें ड्यूल प्रॉब्लम निकालनी है, और ड्यूल प्रॉब्लम जिस एलपीपी की हम निकालते हैं दैट इज जो गिवन एलपीपी है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमल प्रॉब्लम। चलिए बहुत माइनर सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहां पर लिखिए आप, प्राइमल प्रॉब्लम से ड्यूल प्रॉब्लम ज्ञात करने के लिए प्राइमल प्रॉब्लम का क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, मानक रूप, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए लिखें आप, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल है, ये वाला हेडिंग आप डालें। तो देखिए यहां पर मैंने क्या बताया, देखिए थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, ये लीजिए। तो हमारा टारगेट क्या है, प्राइमल प्रॉब्लम से ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करना है, तो प्राइमल प्रॉब्लम को हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर प्राइमल प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हमें यहां पर देखना है। तो देखिए एलपीपी जब दी जाती है तो देखिए कभी वो मैक्सिमाइजेशन में होती है, कभी मिनिमाइजेशन में होती है, उसकी जो कंडीशंस होती है कभी ग्रेटर देन में, कभी लेस देन में, कभी इक्वल साइन में। तो देखिए जो प्राइमल प्रॉब्लम है, जो एलपीपी हमें दे रखी है, वो एलपीपी किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है। तो यहां पर देखिए प्राइमल प्रॉब्लम का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो देखिए दो तरह से हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं। तो लिखें आप, सबसे पहले देखिए प्राइमल प्रॉब्लम का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप, किस प्रकार होता है, बस ये आपको डायरेक्ट आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखनी है। और देखिए पूरी बुक में सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है ये ड्यूलिटी वाला, क्योंकि आप सिंपलेक्स मेथड में बिल्कुल एक्सपर्ट हो, और एक दिन मैंने आपको बताया भी था, अगर आप सिंपलेक्स मेथड में अगर एक्सपर्ट हैं तो फिर देखिए इस बुक में फिर आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, क्योंकि ड्यूल प्रॉब्लम तो बिल्कुल सिंपलेक्स मेथड पर डिपेंड है। बस थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए पिछली यूनिट में हम क्या करते हैं, पिछली यूनिट में हम दी गई एलपीपी को सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करके ऑप्टिमम रिजल्ट निकालते हैं। यहाँ क्या करेंगे, दी गई प्राइमल प्रॉब्लम को पहले हम ड्यूल प्रॉब्लम में बदलेंगे और उस ड्यूल प्रॉब्लम को सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। तो पिछली में डायरेक्ट हम एलपीपी सोल्व करते थे, यहाँ पर हम ड्यूल प्रॉब्लम निकाल कर सोल्व करेंगे। और इसमें एक बात और है, देखिए प्राइमल प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ड्यूल प्रॉब्लम में देखिए छिपा होता है, कहीं ना कहीं ड्यूल प्रॉब्लम में प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, और प्राइमल प्रॉब्लम में ड्यूल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो देखिए एक एलपीपी का सॉल्यूशन दूसरी एलपीपी में कहां पर एग्जिस्ट करता है, कहां पर विद्यमान होता है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें देखना है। क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, प्राइमल प्रॉब्लम को उसकी ड्यूल प्रॉब्लम की हेल्प से सोल्व कीजिए। तो प्राइमल प्रॉब्लम दी जाएगी लेकिन हमें सोल्व करना है ड्यूल प्रॉब्लम से।
तो हम प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल में लिखेंगे, ड्यूल प्रॉब्लम लिखेंगे, और ड्यूल प्रॉब्लम तो एक एलपीपी ही तो होती है। अरे यार ड्यूल प्रॉब्लम का मतलब एलपीपी तो है, एलपीपी के दो रूप, एक प्राइमल प्रॉब्लम एक ड्यूल प्रॉब्लम, और इस डीपी को हम सोल्व करेंगे। और एलपीपी को किससे सोल्व करते हैं? सिंप्लेक्स मेथड से। फिर हम जब एलपीपी की लास्ट टेबल पे चलते हैं तो लास्ट टेबल में उस प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा होता है जो हमें देखना है। तो देखिए ये वक्त के साथ हम इस पे डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होती है। यहां पर मैक्सिमम जेड इक्वल टी एक्स, देखिए यहां पर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इसे लिख रहा हूं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में है, तो जो कंडीशंस होती है वो कंडीशंस किस फॉर्म में होनी चाहिए? लेस देन एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखिए ये है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन वाली फॉर्म है। और यहाँ पर देखिए बी पे कोई बाउंडेशन नहीं है, बी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए और जितनी भी कंडीशन है लेस देन में होना चाहिए। और यही है प्राइमल प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्म। और देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से भी हो सकता है। देखिए दूसरा केस में बता देता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से भी हो सकता है। मिनिमम z इक्वल सी एक्स, और कंडीशन से किस तरह से होगी? यहां पर ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, और नॉन नेगेटिव कंडीशंस तो आप जानते ही हो। ये लीजिए, तो देखिए प्राइमल प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। इतना सा ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में है तो सभी कंडीशन लेस देन इक्वल में होना चाहिए, और मिनिमाइजेशन है तो ग्रेटर देन इक्वल में होना चाहिए। यही प्राइमल प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हम इससे ड्यूल प्रॉब्लम लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, तो वो बात भी अब मैं आपको बता देता हूं। चलिए तो ये तो आप लिख लीजिए, ठीक है। और देखिए यहीं पे हम तो थोड़ा सा देखिए एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए लिखिए आप। अब हम यहां पर देखिए पीपी से हम डीपी को फाइंड करेंगे, है ना। प्राइमल प्रॉब्लम से ड्यूल प्रॉब्लम को हम फाइंड करेंगे। तो लिखिए आप पीपी से डीपी ज्ञात करना। टू फाइंड ड्यूल प्रॉब्लम फ्रॉम इट्स प्राइमल प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर प्राइमल प्रॉब्लम से हम ड्यूल प्रॉब्लम कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पर देखिए ये दो तरह की प्राइमल प्रॉब्लम है। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इसको हम थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए इसी पेज पे हमें सारा काम करना है। ये लीजिए, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है? प्राइमल प्रॉब्लम से ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड कर रहे हैं, यानी हम पीपी से डीपी को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरह से प्राइमल प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो ड्यूल प्रॉब्लम होगी वो किस तरह से होगी। देखिए यहाँ पर आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर इसको बोल देते हैं हम फर्स्ट फॉर्म और इसको बोल देते हैं हम सेकंड, ठीक है। तो चलिए ये तो हो जाएगी फर्स्ट। थोड़ा सा देखिए इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए। लिखिए आप, देखिए ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। अब लिखिए आप प्राइमल प्रॉब्लम फर्स्ट की डीपी किस तरह से होगी। देखिए हमें तो एक बार इसकी डीपी लिखनी है और एक बार इसकी डीपी लिखनी है। ड्यूल प्रॉब्लम लिखना आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए प्राइमल प्रॉब्लम सेकंड की डीपी।
यानी इसकी ड्यूल प्रॉब्लम यहां पर लिखेंगे। और देखिए ड्यूल प्रॉब्लम लिखना कितना आसान है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी आप समझें। यहां पर देखिए ये मैक्सिमाइजेशन में है, तो इसकी जो ड्यूल प्रॉब्लम होगी इसकी डीपी में क्या हो जाएगा, देखिए मिनिमाइजेशन हो जाएगा। यहां मैक्सिमाइजेशन है, पहले मैं इसकी डीपी लिखना बता रहा हूं, फिर इसकी डीपी यहां लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मिनिमम क्या हो जाएगा, जेड। अब देखिए यहां पर ये प्राइमल प्रॉब्लम है और यहां पर हम इसका ऑब्जेक्ट हम चेंज करेंगे, तो देखिए सिंबल तो हमें अलग अलग रखने पड़ेंगे। तो जो प्राइमल प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम जेड पी से डिनोट कर देते हैं। किससे, जेड पी से। तो देखिए यहां पर आप लिख लीजिए जेड पी, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर लिख लीजिए आप, यहां भी आप जेड पी लिख लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं और क्लियर लिख देता हूं, जेड पी इक्वल सी एक्स, ये लीजिए। तो देखिए प्राइमल प्रॉब्लम इस तरह से है, तो उसकी जो डीपी होगी वो इस तरह से होगी। किस तरह से होगी, देखिए ये मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, मिनिमम, और जेड पी को हम क्या लिख देंगे यहां पर, जेड डी। जेड डी का मतलब होता है ड्यूल, ये लीजिए। अब यहां पर देखिए जो कंडीशन है वो कंडीशन किस तरह से, और यहां पर देखिए सी एक्स, ये यहां पर देखिए बी यहां आ जाता है और सी यहां आ जाता है, लेकिन हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी ट्रांसपोज, और देखिए वेरिएबल भी बदल जाता है। तो यहां पर देखिए वेरिएबल्स भी बदलेंगे, इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स, और इसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, यानी इसके वेरिएबल x1 x2 x3, इस तरह से ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स फॉर्म है। यहाँ पर सी क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है ना, ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है ना। एक्स में क्या होता है, ये जो एक्स है देखिए, एक्स इस तरह से मिलेगा आपको, x1 x2 x3, ठीक है। 3 वेरिएबल है तो इस तरह से मिलेगा, 4 वेरिएबल आ जाए तो x4 तक आ जाएगा। तो देखिए ये सब बातें मैंने आपको बता रखी हैं। तो देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है वो यही होती है। तो यहां पर देखिए इसकी ड्यूल प्रॉब्लम इस तरह से लिखेंगे, और जितनी भी कंडीशंस है, तो देखिए कंडीशन हम किस तरह से लिखेंगे यहां पर देखिए ए एक्स, ये ए का हमें ट्रांसपोज लेना होता है, ठीक है। और यहां पर एक्स की जगह क्या आ जाता है, डब्ल्यू, और लेस देन का क्या हो जाता है, ग्रेटर देन। और यहां पर देखिए बी का ट्रांसपोज यहां आ जाता है, सी का ट्रांसपोज यहां आ जाएगा, ये लीजिए सी ट्रांसपोज, ये लीजिए। और उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर ये जो थर्ड कंडीशन होती है, ये तो नॉन नेगेटिव कंडीशन तो देखिए फॉलो होती है यहाँ पर, है ना, एलपीपी से फॉलो करती है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो ड्यूल प्रॉब्लम है वो इस तरह से होती है। अब हम इसकी ड्यूल प्रॉब्लम लिखते हैं, फिर एक साथ ओवरऑल हम एक साथ डिस्कस करेंगे। देखिए इसकी ड्यूल प्रॉब्लम कैसे लिखें, यहाँ मिनिमम है तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम हो जाएगा, जेड पी का क्या ले लेंगे हम, जेड डी। और उसके बाद देखिए ये जो यहाँ पर, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आप बी कर लीजिए, क्या आएगा यहाँ पर, बी कर लें। और देखिए यहाँ पर जेड डी इक्वल कितना हो जाएगा, बी टी डब्ल्यू। यहाँ सी एक्स है, देखिए जेड बराबर सी एक्स ही है, इस तरह की फॉर्म है। और जो कंडीशन है, कंडीशन क्या होगी, ए एक्स यानी ए ट्रांसपोज डब्ल्यू, और यहाँ पर ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, और बी और सी तो इंटरचेंज हो जाएंगे, ये लीजिए सी टी। और जितनी भी क्वांटिटीज है, जो भी वेरिएबल्स है वो नॉन नेगेटिव होते हैं। ये रही प्राइमल प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए आप इसे नोट कीजिए, तब तक मैं इसे एडजस्ट कर देता हूं। ये लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोनों की हमने ड्यूल प्रॉब्लम लिख ली है, और इसको आपको ध्यान रखना है।
तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज ड्यूल प्रॉब्लम और प्राइमल प्रॉब्लम फर्स्ट, और ये है ड्यूल प्रॉब्लम और प्राइमल प्रॉब्लम सेकंड। देखिए दोनों की ड्यूल प्रॉब्लम हम निकालते हैं तो प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। तो देखिए इतना सा आपको ध्यान रखना है, और इसमें देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझें, एक मिनट, चलो बाद में बात करेंगे इनसे। तो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर फिर ध्यान से समझें। ये प्राइमल प्रॉब्लम है, इसकी ड्यूल प्रॉब्लम हम ऐसे लिखते हैं, और प्राइमल प्रॉब्लम यदि मिनिमाइजेशन की है तो उसकी ड्यूल हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लियर लिख रखा है मैंने, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। ये इसको मैंने देखिए यहाँ पर आप इस तरह के सिंबल लिखें, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो यहाँ पर देखिए प्राइमल प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किसी भी एलपीपी की ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम उसे मानक रूप में बदलते हैं। क्लियर लिख रखा है मैंने, पीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म निम्न प्रकार होता है, और उसके बाद ही हम उसकी ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करते हैं। ऊपर भी आप देख सकते हैं, प्राइमल प्रॉब्लम से ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए प्राइमल प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और इसकी ड्यूल प्रॉब्लम ऐसे लिखी जाती है और इसकी ड्यूल प्रॉब्लम ऐसे लिखी जाती है। अब देखिए एक साथ हम समझते हैं। अगर प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में है तो ड्यूल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में होती है। प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में है तो ड्यूल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में होती है। ये तो रही सिंपल सी बात। अब इसके बाद और यहां पर कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हुआ, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा यहाँ डिस्टरबेंस हो गया, इसको हटा देते हैं हम। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, यहाँ पर देखिए प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में तो मिनिमम है और मिनिमम है तो मैक्सिमाइजेशन में। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम होता है तो लेस देन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेस देन का क्या हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, चाहे वो ड्यूल प्रॉब्लम हो या प्राइमल प्रॉब्लम हो, देखिए जहां मैक्सिमाइजेशन होगा सभी प्रतिबंध लेस देन इक्वल में होंगे। तो देखिए मैक्सिमाइजेशन में है तो लेस देन इक्वल, यहाँ मैक्सिमाइजेशन है तो लेस देन इक्वल, और जहां पर मिनिमाइजेशन है वहां पर ग्रेटर देन होता है। मिनिमम ग्रेटर देन, मिनिमम ग्रेटर देन, चाहे वो प्राइमल प्रॉब्लम हो या ड्यूल प्रॉब्लम। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जेड किसका सिंबल है, यहाँ पर जेड का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम, और जेड का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ड्यूल प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये वास्तव में सी और बी क्या है, ये सी और बी ये एक मैट्रिक्स है। सी क्या होती है? रो मैट्रिक्स। बी क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि बी के मान इस तरह से होते हैं, है ना। ये कॉलम मैट्रिक्स होता है, ये रो मैट्रिक्स होती है। जब इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं तो बी यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर बी कॉलम मैट्रिक्स होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये जो यहाँ पर जो भी एक्स के साथ वेरिएबल के साथ जो भी आता है वह रो मैट्रिक्स होती है। तो इस बी को रो मैट्रिक्स में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, परिवर्त ले लेंगे। ये तो आप जानते हो मैट्रिक्स थ्योरी में कि ये होता क्या है। तो आप इतना सा ध्यान रखें, ये आपस में इंटरचेंज कर दीजिए और दोनों के ट्रांसपोज ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रतिबंधों में राइट साइड में बी जो होता है वो होता है रिक्वायरमेंट वेक्टर, आवश्यकता सदिश, जो एक स्तंभ सदिश के रूप में होता है, स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको आपस में हम इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर हमें ट्रांसपोज लेने पड़ेंगे, ताकि यहाँ सी रो मैट्रिक्स है और यहाँ आकर वो क्या बन जाए, यहाँ कॉलम मैट्रिक्स बन जाए। और एक रो मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स में बदलने के लिए ट्रांसपोज तो लेना है। ठीक है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बीसी आपस में इंटरचेंज करने हैं, साथ में ट्रांसपोज लेना है, इतनी सी बात। और यहाँ पर देखिए ए ट्रांसपोज लेते हुए आपको वेरिएबल भी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए प्राइमल प्रॉब्लम में वेरिएबल क्या है, एक्स। वास्तव में ये एक मैट्रिक्स है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सारी स्थिति वहां पर क्लियर हो जाएगी। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, इसकी डीपी ऐसे लिखी जाती है और इसकी डीपी ऐसे लिखी जाती है। अब देखिए इसमें डिस्कस लायक कुछ बचता नहीं है, चलते हम सीधे एग्जाम्पल पे। चलिए एक क्वेश्चन में ले लेता हूं। देखिए अब इस एग्जाम्पल से देखिए सभी कंडीशन आपकी क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर देखिए पीपी से डीपी कैसे लिखी जाती है। क्वेश्चन सीधा सीधा सेक्शन बी में इस तरह से पूछा गया है कई बार।
एक बार नहीं कई बार। और क्या पूछा गया है, फाइंड ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग प्राइमल प्रॉब्लम। तो एक प्राइमल प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, उसकी ड्यूल प्रॉब्लम आपको फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन में ले लेता हूं। देखिए आपकी बुक का पहला ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड द ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन किस तरह से है, और देखिए जो भी एलपीपी गिवन है वो प्राइमल प्रॉब्लम कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राइमल प्रॉब्लम। तो देखिए बता चुका हूं मैं अभी थोड़ी देर पहले। यहां जो देखिए एलपीपी आपको दे रखी है वो किस तरह से है, देखिए मैक्सिमम में है ये, मैक्सिमम z इक्वल 2x1 प्लस 5x2 प्लस 6x3। चलिए तो देखिए यहां पर ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं x1 x2 x3 के वो 2 5 6। और उसके बाद देखिए यहां पर आगे हम बढ़े और यहां जो प्रतिबंध दिए हैं वो किस तरह से दिए हैं, देखिए 5x1 6x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल 3। चलिए पहले हम इसे लिख लेते हैं। और उसके बाद देखिए प्लस 4x3 लेस देन इक्वल 4। x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल 1। और यहां पर देखिए 3x2 और प्लस 7x3 लेस देन इक्वल 6। और नॉन नेगेटिव कंडीशंस तो आप जानते हैं, x1 x2 x3 ऑल आर नॉन नेगेटिव, ठीक है। नोट कीजिए आप। तो यहां पर देखिए आप इसे अच्छे से नोट करें। और ये है क्वेश्चन। और यहां पर देखिए एक बार हम इसे क्रॉस मैच कर लेते हैं। 5 6 माइनस 1 माइनस 2 1 4 जो कोफिशिएंट है इसके 1 5 3 और माइनस 3 माइनस 3 एंड 7 3 4 1 6 ओके और 2 5 6। तो देखिए ये है प्राइमल प्रॉब्लम, यानी जो भी एलपीपी हमें गिवन है वही तो प्राइमल प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहां पर इसे हमें सोल्व करना है। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस तरह से सोल्व करें, अभी जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है। तो लिखें आप सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले ये एलपीपी आप लिख लीजिए, लिखें गिवन एलपीपी। जो एलपीपी हमें दे रखी है वो किस तरह से, देखिए ये एलपीपी हमें यहाँ गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें ये एलपीपी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए ये एलपीपी मैं लिख लेता हूँ, ये आ गई यहाँ पर, ये लीजिए ये एलपीपी दे रखी है हमें, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप। तो एक एलपीपी यहाँ पर देखिए, जो भी एलपीपी गिवन है वो एलपीपी हमने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, हो सकता है आपको दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। ये लीजिए, तो एक एलपीपी हमें दे रखी है, ये तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे। अब देखिए इस एलपीपी को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। पहले तो ये देखिए वास्तव में जो एलपीपी है यही प्राइमल प्रॉब्लम है, दिस इज प्राइमल प्रॉब्लम। क्या है ये, यही पीपी है और हमें इसकी डीपी निकालनी है। तो क्या ये पीपी है और क्या ये पीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दोनों बातें हैं, हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये पीपी तो है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था
ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में भी हो सकता है, मिनिमाइजेशन में भी हो सकता है। प्राइमल प्रॉब्लम जो भी एलपीपी दे रखी है उसकी ड्यूल प्रॉब्लम लिखने से पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि प्राइमल प्रॉब्लम अगर दी गई एलपीपी मैक्सिमाइजेशन में है तो जितने भी प्रतिबंध है सब लेस देन में होने चाहिए, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी कंडीशन लेस देन में है। क्लियर? अगर यहाँ कोई ग्रेटर देन आ जाता तो माइनस का मल्टीप्लाई करके उसे हम लेस देन में बदल लेते हैं। यहाँ मैक्सिमम है तो सबके सब लेस देन में होना चाहिए, ठीक है। और यहां अगर मान लो कोई ग्रेटर देन होता तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और कभी कभी यहां पर देखिए अगर इक्वल साइन आ जाए तो फिर अगर इक्वल साइन आ जाएगा तो उसको आप कैसे लेस देन में बदलोगे? इक्वल साइन होता है किसी समीकरण को दोनों तरफ हम माइनस का मल्टीप्लाई भी करते हैं तो इक्वल ही रहेगा। तो देखिए उसके लिए हम एक स्पेशल ट्रिक देखेंगे, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको। और जब यहां पर इक्वल साइन आ जाता है तो ऐसी प्राइमल प्रॉब्लम कहलाती है असममित आद्य समस्या, अनसिमेट्रिक प्राइमल प्रॉब्लम। तो जब इक्वल साइन आ जाता है तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो अनसिमेट्रिक होती है। अब उसको किस तरह से हम देखिए सिमेट्रिक बनाएं, सिमेट्रिक का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलें, तो वो देखिए वो अगला कॉन्सेप्ट होगा, वो बाद में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो लिख लीजिए आप जो कि मानक रूप में है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहीं पे लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म। किसमें है? देखिए मानक रूप में है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, है ना, ये तो थोड़ा सा देखिए और एडजस्ट कर देता हूं मैं आपके लिए, ये लीजिए। अब आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा यहाँ भी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, ठीक है, इंप्लाइज दैट, ठीक है। और यहां पर देखिए ये जो मैक्सिमम है, देखिए मैक्सिमम वाली जो एलपीपी होती है ये है प्राइमल प्रॉब्लम, ठीक है। आप चाहें तो जेडपी लिख लीजिए, जेडपी इक्वल कितना होता है सीएक्स, और जितनी भी कंडीशंस होती है वो कंडीशंस यहाँ मैक्सिमाइजेशन में है तो यहाँ ग्रेटर देन, एक मिनट, मिनिमम है या मैक्सिमम है? ओहो मैक्सिमम है, ठीक है, तो यहाँ लेस देन में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम है तो यहाँ पर देखिए ए एक्स लेस देन इक्वल बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखिए एलपीपी यहाँ पर इस फॉर्म की थी मैक्सिमम में और यहाँ पर लेस देन थे। देखिए ये एलपीपी इसी फॉर्म में है जिसकी मैट्रिक्स फॉर्म मैंने लिख दी है, ठीक है। तो इसके बाद आप इंप्लाइज करके ये बात तो कहीं भी लिख लीजिए, ये बात तो आप साइड में भी लिख सकते हो कि ये मानक रूप में है। इसके बाद जस्ट आपको इंप्लाइज करते हुए इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है, और इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, मैक्सिमम जेड इक्वल सी एक्स, और कंडीशंस क्या होगी, जितनी भी कंडीशन से लेस देन में है तो ये लेस देन लिख दिया। और नॉन नेगेटिव को कैसे लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं। तो देखिए दी गई एलपीपी जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है तो आप उसके बाद उसकी क्या लिखोगे, मैट्रिक्स फॉर्म लिखोगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म देखिए मैंने यहाँ पर लिख दी है ना, नेक्स्ट पेज पे। चलिए मैट्रिक्स फॉर्म हमने यहाँ पर लिख दी है, और यहाँ पर देखिए, और वक्त के साथ मैं आपको बता देता हूं, आप प्राइमल प्रॉब्लम को देखते ही ड्यूल प्रॉब्लम लिख दोगे, डायरेक्ट लिख दोगे, लेकिन वक्त के साथ हमें क्या पहले स्टेप बाय स्टेप समझना है। दी गई एलपीपी की जो प्राइमल प्रॉब्लम है, यानी सीधी सी बात है, गिवन एलपीपी को आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, फिर उसके बाद उसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखें। और यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में ये जितनी भी मैट्रिक्स है ये क्या है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं आप सब जानते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे सी की, वेयर सी इक्वल, देखिए सी क्या होती है, कॉस्ट, है ना। तो यहाँ पर मूल्य होते हैं चरों के मूल्य। तो देखिए सी क्या है यहाँ पर, देखिए 2, 5, 1 सभी जानते हैं, 2, 5 एंड 1 ये होती है रो मैट्रिक्स, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक्स क्या होता है, इस एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स होता है
कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ एलपीपी, एलपीपी के चरों का स्तंभ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होता है। और देखिए कितने वेरिएबल्स है, देखिए x1 x2 x3, तो इसमें यहाँ क्या लिखेंगे हम x1 x2 x3। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करें इस b की, तो b क्या होता है, और देखिए चलो पहले हम a लिख लेते हैं, ये हो गया, देखिए c हो गया, x हो गया, कैपिटल A क्या है, कैपिटल A तो आप जानते हो, जब हम सिंपलेक्स मेथड से हम किसी भी एलपीपी को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनती है उसे हम A से डिनोट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, x1 के कोफिशिएंट से देखिए 5 - 2 1 - 3 क्या होगा, तो देखिए ये 4 पंक्तियां इसमें, तो 5 - 2, x1 के गुणांक क्या है यहाँ पर, x1 के कोफिशिएंट 5 - 2 1 - 3, 5 - 2 और 1 और -3, फिर देखिए स्पेस कभी कभी ये लीजिए, फाइव -2 1 - 3, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गए x1 के कोफिशिएंट्स। अब हम बात करेंगे x2 के, तो x2 के कितने देखिए 6 1 5 - 3, 6 1 5 - 3। चलिए आगे हम बढ़े, और आगे यहाँ पर देखिए x3 के कोफिशिएंट्स -1 4 3 7, -1 4 3 7, तो ये -1 और 4 3 7, और उसके बाद देखिए बस यही, तो देखिए ये हो गई मैट्रिक्स A। अब रही बात B की, B क्या होती है, B होती है कॉलम मैट्रिक्स। ये राइट साइड में जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये रिक्वायरमेंट वेक्टर आवश्यकता सदिश के घटक कहलाते हैं, है ना, कंपोनेंट्स होते हैं, और इससे बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा उसी को हम रिक्वायरमेंट वेक्टर बोलते हैं। बहुत बेसिक सी बातें हैं ये। तो 3 4 1 6, 3 4 1 एंड 6, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर दी गई प्राइमल प्रॉब्लम को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, ये होगी, जहाँ पर ये बी क्या है, सी क्या है, तो ये सारी बातें देखिए कॉमन सी हैं। अब ये वैल्यूज अगर आप यहाँ पुट करोगे, देखिए सी को एक्स से मल्टीप्लाई करके देखें, अगर आप इस सी को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 2x1 + 5x2 + x3 यही आएगा, यानी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल जाएगा 2x1 5x2। तो इसमें से देखिए x1 x2 x3 के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनसे हम एक रो मैट्रिक्स बना लेते हैं, और x1 x2 x3 की हम एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलता है। इसलिए यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, z = cx। c क्या होती है, चरों के मूल्यों का पंक्ति सदिश, और x क्या होता है, चरों का स्तंभ सदिश, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेक्टर्स, और ये होती है रो मैट्रिक्स ऑफ प्राइस। ठीक है, तो जो मूल्य है, तो यहाँ पर देखिए सब बातें आपको पता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, अब आपने ये लिखनी है। अब देखिए हमें क्या लिखना है, ड्यूल प्रॉब्लम। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर, लिखिए आप, क्या लिखोगे, दी गई प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम होगी, क्या हो जाएगी, देखिए ड्यूल प्रॉब्लम क्या होगी, आपको मैंने बताया ये मैक्सिमम है तो क्या हो जाएगा, मिनिमम। देखिए ड्यूल प्रॉब्लम लिखना कितना आसान है, यहाँ तो हमने क्या है, दी गई एलपीपी को मैट्रिक्स फॉर्म में ही तो लिखा, हमने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया। एक माइनर सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर यूज हो रहा है, इसको डीपी में बदलने के लिए जो मैक्सिमम है उसे मिनिमम में बदल दीजिए, और जेड पी का स्थान कौन ले लेगा, जेड डी। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था बी सी इंटरचेंज हो जाते हैं, बी टी, और नया वेरिएबल हम ले लेंगे डब्ल्यू। और यहाँ पर देखिए कंडीशंस क्या हो जाएगी, ए की जगह आ जाएगा ए ट्रांसपोज। अब वेरिएबल्स यहाँ पर बदल जाएंगे, ठीक है, और लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर देन, और सी टी, ये मैं बता चुका हूँ। ऑल वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव। तो ये लीजिए, तो देखिए इसकी डीपी लिखना ये आपको आना चाहिए, और ये मैं तो क्लियर बता चुका हूँ, यहाँ पर इसकी डीपी ये होती है। तो हमने देखिए ऐसा कैसा ही लिखा है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर हमने
इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे और सोल्व करेंगे, ड्यूल प्रॉब्लम मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इम्प्लाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए इम्प्लाइज दैट, देखिए मिनिमम जेड डी क्या है, मिनिमम जेड डी इक्वल, यहां पर देखिए बी टी डब्ल्यू। अब एक बात ध्यान से देखें, ये क्या है बी, तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, है ना। रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है कॉलम और कॉलम का ट्रांसपोज होता है रो। होता क्या है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी को दूसरा, तीसरी को तीसरा, इस तरह से देखिए ट्रांसपोज लिया जाता है, कॉमन सी बात है। तो ये बी है तो बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 3 4 1 6, 3 4 1 एंड 6। ठीक है, अब देखिए यहां पर है ये W, तो यहां पर देखिए इस W की अगर हम बात करें तो W में यहां पर देखिए ड्यूल प्रॉब्लम के वेरिएबल्स आएंगे। तो यहां पर देखिए कितने वेरिएबल्स लें, यहां पर W की कितनी वैल्यूज लें, कॉमन सी बात है। देखिए जैसे 1 2 3 है, इसको अगर हम 3 4 से मल्टीप्लाई करें तो यह मल्टीप्लाई नहीं होगा। किसी रो मैट्रिक्स को अगर हम कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो यह कॉमन सी बात है। यहाँ पर देखिए ये रो मैट्रिक्स है, ये पंक्ति मैट्रिक्स है, इसको किसी रो कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो उस कॉलम में भी 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बी टी हमने लिख लिया है, ये रो मैट्रिक्स है। अब डब्ल्यू यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो देखिए कॉलम में हम कितने एलिमेंट्स लेंगे, यहाँ पर ये 4 हैं तो यहाँ भी हम 4 ही एलिमेंट लेंगे। इसको आप इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, छोटा ब्रैकेट भी लग जाता है मैट्रिक्स में और बड़ा भी लग जाता है एक ही बार। अब देखिए यहां पर हम कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे W1 W2 W3 और W4। जितने यहाँ एलिमेंट है उतने ही वेरिएबल्स आप ले लीजिए। अब देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। देखिए ये किसकी वैल्यू है, बी की। ठीक है, बी के मान यहाँ पर देखिए, बी के जो मान थे, बी के मान कितने थे 3 4 1 6, वो बी के मान कहाँ चले गए, यहाँ इस तरफ आ गए। अब एक बात ध्यान दें, देखिए जितने बी के मान होते हैं उतनी कंडीशंस होती है, उतने ही प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, ये बी की टोटल कितनी वैल्यूज हैं, बी की टोटल 4 वैल्यूज हैं। नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी है 1 2 3 4, ये भी तो 4 ही हैं। तो यहाँ पर देखिए बी के जितने मान होते हैं उतने ही प्रतिबंध होते हैं। नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू कंपोनेंट्स ऑफ बी। ठीक है, तो बी के जितने कंपोनेंट्स होंगे, है ना, तो उतने ही यहाँ पर प्रतिबंध होंगे। तो यहाँ पर देखिए बी के कितने मान हैं, 4 मान हैं। तो जब बी की 4 वैल्यूज होती है तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर W1 से W4 तक आना पड़ा, वरना देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर ड्यूल प्रॉब्लम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें BT को W से मल्टीप्लाई करना होता है। बी ट्रांसपोज ये है बी, तो बी ट्रांसपोज एक पंक्ति मैट्रिक्स के रूप में होगा, रो मैट्रिक्स के रूप में होगा, और उस बी ट्रांसपोज को हमें W से मल्टीप्लाई करना है। W का मतलब क्या है, यहाँ पर यहाँ जो W होता है, W का मतलब है चरों का स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। अब इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, जितनी बी की वैल्यूज होगी, और जितनी बी की वैल्यूज है उतने ही प्रतिबंध हैं, उतनी ही कंडीशंस है। तो यहाँ पर देखिए प्राइमल प्रॉब्लम में जितने प्रतिबंध होते हैं, जितने कांस्टेंट होते हैं, उतने ही ड्यूल प्रॉब्लम में वेरिएबल होते हैं। ये बातें हम सब लिखेंगे समय के साथ। तो यहाँ पर देखिए कितनी कंडीशन है 1 2 3 4, तो ड्यूल प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल हो जाएंगे, कितने चर हो जाएंगे 4। ठीक है, सिंपल सी बात है। और देखिए अगर आप 4 नहीं लोगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। चलिए अब देखिए हमें कंडीशन हमें लिखनी है, प्रतिबंध हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर प्रतिबंध किस तरह से बनेंगे, देखिए ए ट्रांसपोज W। अब ए ट्रांसपोज का मतलब इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 5 6 1, क्या हो जाएगा 5 6 1, 1 माइनस में था, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड रो क्या है, सेकंड रो है -2 1 4। और देखिए ट्रांसपोज लेना सबको आता है, इसमें क्या ज़्यादा समय खराब करना। 1 5 3
और उसके बाद -3 और 7। ये हो गया देखिए ए ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हमने ले लिया। साथ में क्या है देखिए डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, कॉलम मैट्रिक्स। ये देखिए बिल्कुल फिक्स है, चाहे प्राइमल प्रॉब्लम हो या ड्यूल प्रॉब्लम हो। यहाँ पर देखिए ये जो आता है ये होता है देखिए रो मैट्रिक्स और डब्ल्यू होता है कॉलम मैट्रिक्स। केवल यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल के अलावा ये जो आता है यही रो मैट्रिक्स है, बाकी सब कॉलम है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स होती है। और बाकी ए टी तो आप जानते हो, ए ट्रांसपोज तो है ना मैट्रिक्स है, तो जो भी है वो प्रतिबंधों पे डिपेंड करेगी कि वो 2/3 की होगी या 4/4 की होगी। तो ए तो देखिए कॉमन सी बात है, ये ए तो आप लिख सकते हो, लिखते ही आए देखिए सिंपलेक्स मेथड में, कोई नई बात नहीं है। चलिए ए ट्रांसपोज डब्ल्यू, तो ये ए ट्रांसपोज किया, डब्ल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, W1 यहीं से डिसाइड हो जाएगा, W1 W2 W3 एंड W4 और इक्वल। और देखिए यहां पर राइट साइड में क्या है, C ट्रांसपोज, वैसे इक्वल नहीं है यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन है, ये लीजिए। अब देखिए C ट्रांसपोज कहां से लाएं, देखिए C क्या है यहाँ पर, C है 251, क्या है 251। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, उसका ट्रांसपोज लेते हैं 251। वैसे C तो रो मैट्रिक्स होती है और लेकिन यहाँ पर C नहीं है, यहाँ पर C ट्रांसपोज है, तो वो रो मैट्रिक्स से कॉलम मैट्रिक्स में बदल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें और इसको अगर सोल्व करें, तो देखिए पहले हम सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखिए हम कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर W1 W2 W3 W4 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखिए ये ड्यूल प्रॉब्लम हमने फाइंड कर ली है। तो ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करना कितना आसान और कितना मजेदार, दोनों बातें हैं देखिए। अब इसके बाद यहां पर देखिए हम इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करना कितना आसान है। तो देखिए ये क्या है, देखिए मिनिमम जेड डी इक्वल, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3W1 4W2 प्लस W3 प्लस 6W4। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 3 4 1 6 ओके। अब यहाँ पर जो कंडीशंस बनेगी, देखिए कंडीशंस कैसे बनेगी, इस पहली पंक्ति को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा हमें 5W1 माइनस 2W2 प्लस W3 माइनस 3W4। और साथ में क्या देखिए ग्रेटर, कंपेयर भी कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करके कंपेयर कीजिए तो सीधा यही मिलेगा आपको। अगला देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर W2 प्लस 5W3 माइनस 3W4 ग्रेटर देन इक्वल 5। और इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा। देखिए तीसरी जो कंडीशन हमें मिलेगी माइनस W1, मल्टीप्लाई कीजिए थर्ड रो को इस कॉलम से, और देखिए 4W2 प्लस 3W3 प्लस 7W4 और ग्रेटर देन इक्वल कितना है यहाँ पर 1, ये लीजिए। और यहाँ पर जितने भी वेरिएबल्स है W1 W2 W3 एंड W4 सब क्या है 0 और 0 से बड़े हैं। और यही है फाइनल ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ गिवन प्राइमल प्रॉब्लम, जो कि दी गई पीपी की डीपी है। क्या है ये, दी गई पीपी की डीपी। तो लिख लीजिए आप विच इज रिक्वायर्ड डीपी ऑफ गिवन पीपी। तो लिखें आप जो कि दी गई पीपी की डीपी है। तो देखिए यही है ड्यूल प्रॉब्लम, किसकी, दी गई प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम है। तो देखिए कितनी आसानी से हम यहाँ पर देखिए ड्यूल प्रॉब्लम को फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड कर लोगे।
डायरेक्ट आपको ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करना मैं बता देता हूं, लेकिन इसको हम कंपेयर करेंगे दी गई एलपीपी की प्राइमल प्रॉब्लम से। तो चलिए हम पहले तो वो प्राइमल प्रॉब्लम देखते हैं कि यहाँ प्राइमल प्रॉब्लम क्या थी। ये प्राइमल प्रॉब्लम थी, चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसको ले चलता हूं लास्ट पेज पर। ठीक है, ये देखिए कॉपी हमने कर ली है यहां से, और इस प्राइमल प्रॉब्लम को देखिए हम ले जा रहे हैं सीधे लास्ट पेज पे। देखिए यहां पर देखिए हम एडजस्ट करके चलेंगे, ये देखिए तो यहां पर ये देखिए ये है ड्यूल प्रॉब्लम। ये ड्यूल प्रॉब्लम किसकी है, किसकी, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये देखिए ये क्वेश्चन में आपको इस तरह की एलपीपी दे रखी है, ठीक है। अभी वैसे मैं इसको मिटा दूंगा, पहले हम समझ लेते हैं। अब आप यहां पर देखिए, अच्छा ये एक और आ गई क्या, चलो हटाओ इसको। तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर देखिए इसको आपको नोट नहीं करना है, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देंगे। ये तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है, ये प्रश्न में हमें दे रखी है। और यहाँ पर देखिए हमें तो कुल मिलाकर हमें कंपेयर करना है। ये प्राइमल प्रॉब्लम है, क्या है ये प्राइमल प्रॉब्लम, और ये हमने क्या फाइंड की है ड्यूल प्रॉब्लम। अब देखिए हमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पर देखिए दोनों में सबसे पहले हम बात करें क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें कंडीशन आप देखिए 1 2 3 4 नंबर ऑफ कंडीशंस, नंबर ऑफ कांस्टेंट, प्रतिबंधों की संख्या एक ही बात है। तो बताओ कितने प्रतिबंध हैं टोटल, कितनी कंडीशन है यहाँ पर 4, और यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितने हैं, इसमें वेरिएबल 4। तो पहली बात क्या है कि ड्यूल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू नंबर ऑफ कंडीशंस इन प्राइमल प्रॉब्लम। तो प्राइमल प्रॉब्लम में जितने प्रतिबंध होंगे इधर उतने ही वेरिएबल्स होंगे, बात समझ में आ जाना चाहिए। ड्यूल प्रॉब्लम में चरों की संख्या किसके बराबर होती है, प्राइमल प्रॉब्लम में प्रतिबंधों की संख्या के बराबर। इसमें 4 प्रतिबंध है तो इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, 4 चर राशियां हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम इसी बात को जस्ट इनवर्सली बोलेंगे। देखिए यहां पर देखिए इसमें कितनी कंडीशंस है 1 2 3, इसमें 3 प्रतिबंध है, 3 कंडीशंस है, और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स इसमें 3 हैं। तो सिंपल सी बात है, इधर नंबर ऑफ वेरिएबल्स उधर नंबर ऑफ कंडीशंस बिल्कुल इक्वल है, और उधर नंबर ऑफ वेरिएबल्स और इधर नंबर ऑफ कंडीशंस बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये बात हम अलग से लिख लेंगे नोट डाल के। तो देखिए बहुत छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पर। अब देखिए इससे डायरेक्ट ये कैसे लिखें, ये दूसरी बात, हमें डायरेक्ट इससे ये लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये बी होता है, ये बी यहाँ आ जाता है, सी यहाँ चला जाता है। चलते हम फर्स्ट पेज पे, देखिए सी और बी आपस में बदल जाते हैं और ट्रांसपोज भी हो जाता है। तो देखिए बी और सी आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, और यहाँ ए है तो यहाँ क्या हो गया ए ट्रांसपोज। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और बी टी आपस में बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे इंटरचेंज। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है बी के मान, किसके मान है ये बी के मान, कितने हैं देखिए 3 4 1 6 यही है। ये कहाँ चले जाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो 3 4 1 6 देखिए यहाँ पर आ गए, डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये क्या है सी, सी में देखिए 2 5 6 ये यहाँ आ जाता है कॉलम की फॉर्म में, यानी वर्टिकली लिखा जाता है। तो 2 5 6 देखिए यहाँ पर वर्टिकली हो गए, कितना आसान है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोफिशिएंट्स है वो इधर आ जाते हैं और ये वैल्यूज ऊपर चली जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 3 4 1 6 था, ये यहाँ आ गए, और यहाँ पर देखिए 2 5 6 थे, ये राइट साइड में एडजस्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो प्रतिबंध है वो कैसे बनेंगे, आपको पता है यहाँ पर यदि ए है, क्या है ए, तो यहाँ क्या बन जाता है ए ट्रांसपोज बन जाता है। देखिए बिल्कुल ये मैंने बता रखा है आपको, यहाँ ए है तो यहाँ क्या बन जाता है ए ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले देखिए रफ वर्क थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं प्रतिबंध किस तरह से हम यहाँ पर देखिए बनाएंगे।
यहां पर देखिए ये क्या है, ये वाला पोर्शन है यहां पर ए, और यहां पर देखिए जो बनता है वो क्या होता है, ए ट्रांसपोज। तो देखिए ए को अगर ए ट्रांसपोज में बदलना है तो देखिए यहां पर ये जो 2 - 2 ये कॉलम वाइज है, क्या है ये कॉलम वाइज। तो ये कॉलम वाइज जो कोफिशिएंट्स हैं उसको रो में हम बदल देंगे, क्योंकि ए को ए ट्रांसपोज में बदलने के लिए हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में बदल देते हैं, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में बदल देते हैं। तो देखिए यहाँ कितना है 5 - 2 1 और -3। तो देखिए 5 - 2 1 और -3, इधर जो कॉलम वाइज कोफिशिएंट्स है वो रो वाइज कोफिशिएंट्स में बदल गए, यानी पहला कॉलम इधर हमने फर्स्ट रो में बदल दिया। इधर देखिए अब आप दूसरे कॉलम में क्या है, देखिए 6 1 5 - 2, यहाँ दूसरे कॉलम में देखिए 6 1 5 -3, ठीक है, वही है 6 1 5 और -3। तो ये देखिए आप। अब यहाँ पर देखिए थर्ड कॉलम में क्या है, -1 4 3 एंड 7, वो यहाँ देख सकते हैं -1 4 3 एंड 7। अब देखिए अगर इससे डायरेक्ट हम ये लिखें तो देखिए हम इजीली लिख सकते हैं। अब देखिए मैं डायरेक्ट भी आपको लिख के बता देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट हम लिखेंगे। ये तो देखिए ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अब देखिए मैं सीधे ही यहाँ पर देखिए डीपी लिख रहा हूँ, आप इधर नहीं देखोगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वैसे नोट नहीं करना है आपको। अब हम यहाँ पर देखिए इसको तो आप भूल जाओ फाइनल रिजल्ट्स को, इसकी हमें क्या लिखनी है, ड्यूल प्रॉब्लम। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं कि इस एलपीपी को ड्यूल प्रॉब्लम की हेल्प से सोल्व कीजिए, तो देखिए ड्यूल प्रॉब्लम का ये जो मैंने इतना आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है और ये फाइनल रिजल्ट इस तरह से हमें मिला है। तो यहाँ पर देखिए जब क्वेश्चन ये सेपरेट आएगा कि यहाँ पर ड्यूल प्रॉब्लम इसकी फाइंड कीजिए, क्वेश्चन इस तरह से होगा तो आप ये 3-4 स्टेप लिख दें, है ना, थोड़ा लिखना भी पड़ता है ये, और इतना ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। ये देखिए ये लिखना है, उसके बाद आपको मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है, और यहाँ पर जो भी ए बी सी है उसको यहाँ पर देखिए मेन एक्सप्लेन करना होगा, और इसकी जो डीपी है वो ये होती है, और इसमें ये सब वैल्यूज यहाँ पर लिखनी होती है, और लिखने के बाद ये मिलेगा और उसको सोल्व करने पे ये मिलेगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देखिए कि आप ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड कीजिए, तो आप इस तरह से ही करोगे जैसा मैंने बताया। टाइम कम हो तो डायरेक्ट आप ड्यूल प्रॉब्लम लिख देना, वो अलग बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि सिंप्लेक्स इस एलपीपी को आप इसकी ड्यूल प्रॉब्लम से सोल्व कीजिए, तो ड्यूल प्रॉब्लम से सोल्व करने में हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड वैसे ही बड़ा होता है, तो वहां पर आप डायरेक्ट ड्यूल प्रॉब्लम लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ड्यूल प्रॉब्लम कैसे लिखें वही बात मैं बता रहा हूँ, उसके बाद देखिए आज की ये क्लास यहीं कंप्लीट हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा देखिए इसको मैं उस तरफ ले लेता हूँ, ये लीजिए बिल्कुल सेंटर में मैंने ले लिया है। अब इसकी डीपी हमें डायरेक्ट लिखनी है। देखिए मैक्सिमम है तो क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे, और यहाँ पर देखिए ये जेड है तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, जेड डी। ये 3 4 1 6 यहाँ आ जाते हैं ऊपर, तो देखिए यहाँ पर 3 के साथ क्या आएगा, W1 3 4 1 6, तो फिर अगला क्या आएगा 4। ये सारी राशियाँ यहाँ एडजस्ट हो जाती है, जितनी भी क्वांटिटी जो ऊपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एडजस्ट हो जाती है। तो 3W1 प्लस 4W2 प्लस अगला क्या है W1, और फिर लास्ट में कितना है 6। इनको आप W1 W2 W3 W4 से मल्टीप्लाई करते हुए आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लीजिए। कंडीशंस कैसे बनाओगे, यहाँ ए होता है, यहाँ AW होता है ड्यूल प्रॉब्लम में, तो आप कॉलम वाइज यहाँ पर कंडीशंस बना लीजिए। कॉलम वाइज देखिए कॉलम वाइज कैसे बनेगी, 5 - 2 1 और -3। तो देखिए 5W1 - 2W2 प्लस W3 -3 W4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, लेस देन, तो यहाँ लेस देन का सॉरी ये फर्स्ट है ना, ये पहला प्रतिबंध, और यहाँ पर देखिए मिनिमम है तो यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा। ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये मैक्सिमम है तो यहाँ लेस देन था, अब मिनिमम है तो यहाँ सब ग्रेटर देन आएंगे। और ग्रेटर देन में देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाली क्वांटिटी एडजस्ट होगी, यहाँ पर 2 है ना, ये वाले उठ के यहाँ आ जाते हैं और ये वाले ऊपर चले जाते हैं। चलिए दूसरी कंडीशन आप इससे बनाओ, क्या बनेगी, देखिए इसके कोफिशिएंट्स ले लीजिए और x1 x2 की जगह W1 चलेगा। 6W1 W2, अगला कोफिशिएंट 5W3 और अगला है -3W4, और फिर ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ अगला क्या आ जाएगा देखिए 5। ये जितनी भी C की वैल्यूज है वो यहाँ एडजस्ट हो जाती है प्रतिबंधों के साथ। देखिए तीसरी कंडीशन हम कैसे बनाएंगे, ये थर्ड कॉलम के कोफिशिएंट देखिए आप, -W1, फिर देखिए 4 3 7 4, फिर 3 और 7,
और ग्रेटर देन इक्वल सी की लास्ट वैल्यू कितनी है 6, और उसके बाद क्या कहोगे W1 W2 W3 W4 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखिए यहाँ पर अब हम देखिए कंपेयर करें तो देखिए यही रिजल्ट हमने यहाँ पर फाइंड किया है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन बिल्कुल सेम है। हम प्राइमल प्रॉब्लम को देखकर डायरेक्ट हम ड्यूल प्रॉब्लम लिख सकते हैं, लेकिन देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आप ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड कीजिए तो थोड़ा सा देखिए, है ना, डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि हम कुछ उसका जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस हम फॉलो करें। तो देखिए डीपी लिखना बिल्कुल आसान है, डायरेक्टली हम डीपी लिखेंगे। जब क्वेश्चन एलपीपी को ड्यूल प्रॉब्लम से सोल्व करना होता है, जब किसी एलपीपी को ड्यूल प्रॉब्लम से सोल्व करना है तो वहां पर देखिए हम डायरेक्ट ही एलपीपी लिख देंगे। एलपीपी क्या सॉरी ड्यूल प्रॉब्लम हम डायरेक्ट ही लिखेंगे। चलिए तो देखिए ये मैं एडजस्ट कर देता हूं, ये क्वेश्चन इस तरह से था यहाँ पर, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट था, दी गई एलपीपी जो कि प्राइमल प्रॉब्लम है उसकी मैट्रिक्स फॉर्म हमने लिखी। मैट्रिक्स फॉर्म के बाद यहाँ पर जो भी एबीसी जो भी वैल्यूज है उसकी वैल्यूज हमने इस तरह से लिखी। इसकी डीपी इस तरह से होती है, ये वैल्यूज इसमें फीड कीजिए। फीड करने के बाद यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा W1 W2 W3 W4 कितना लेना है हमें, कितने लेने हैं हमें। तो जितने ये होंगे, ये 4 हैं तो W4 तक ले लीजिए। यहाँ पर अगर 5 वैल्यूज है तो आप W5 तक ले लीजिए, और उसके बाद इसको आप सोल्व कीजिए और यही होगी फाइनल ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ गिवन प्राइमल प्रॉब्लम। तो देखिए काफ़ी लंबा समय हो गया है और थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कमेंट देखने को मिले हैं, सेम नहीं है। एक मिनट, सेम नहीं है कैसे नहीं है, थोड़ा सा क्या कमेंट एक बार फिर मुझे कमेंट करके बता दें आप। ये जो भी प्रश्न देखिए अभी हमने सोल्व किया है, यहाँ पर कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, 1 की जगह 6 आएगा। अच्छा यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए फाइनल रिजल्ट भी हम चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ बच्चों के कमेंट जिस तरह के आए हैं तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन हो जाता है। अच्छा 2 5 6 है, ओके ओके, यहाँ 6 आ रहा है। देखिए अब 6 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, देखिए अरे 6 ही तो है। देखिए कहीं कहीं क्या होता है, देखिए कभी कभी, अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने शुरुआत में ही मिस्टेक कर दी है, ओके ओके। तो यहाँ पर देखिए ये 6 है, 2 5 6 है। अब देखिए मैथमेटिक्स से एक बार अगर माइनर मिस्टेक हो जाती है तो वो चलती रहती है। देखिए 2 5 6 है, तो यहाँ पर जब देखिए पेज जब चेंज किया जाता है तो पुराने पेज से जब हम कुछ वैल्यूज उठा के यहाँ लिखते हैं तो देखिए कभी कभी नजरें धोखा खा जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 6 है, तो बच्चों यहाँ ठीक कर लीजिए, आप सब 6 कर लीजिए, यहाँ पर ये लीजिए 6। तो यहाँ पर 6 करने से क्या होगा, यहाँ पर यहाँ 6 आ जाएगा। देखिए बहुत माइनर सी मिस्टेक है, यहाँ 6 कर लीजिए। बाकी देखिए प्रोसेस तो वही है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ भी 6 होगा और यहाँ भी 6 होगा, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6, ठीक है। और देखिए अभी जो मैंने आपको प्राइमल प्रॉब्लम की जो ड्यूल प्रॉब्लम डायरेक्ट लिखी थी वो यही थी, ठीक है। केवल यहाँ 6 और 1 का डिफरेंस इसलिए था क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो x3 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 6 है, ये हमें गिवन है, लेकिन देखिए बाई मिस्टेक हमने यहाँ पर 1 ले लिया था। तो यहाँ पर आप 1 को 6 बना लीजिए, करेक्शन नंबर 1, और यहाँ आप बना लीजिए करेक्शन नंबर 2 और करेक्शन नंबर 3, ये 3 करेक्शन कर लीजिए, बाकी ऑल इज ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता दें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। गुड नाइट।